नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा खास सेगमेंट है ऑन द रडार के जरिए, इसमें हम आपको बताते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है येस बैंक से जुड़ी हुई। जापानी कंपनी के रूप में येस बैंक को एक नया प्रमोटर मिलता हुआ दिखा है। बीते शुक्रवार की शाम को खबर आई थी बाजार बंद होने के बाद कि एसएमबीसी यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इस बैंक में 51% हिस्सा खरीदेगा, जिसके लिए आरबीआई से इनको अप्रूवल भी मिल चुका है। एसबीआई, जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, वो इसमें सबसे ज्यादा 13.19% हिस्सेदारी बेचता हुआ नजर आएगा। 13,482 करोड़ रुपए में कुल मिलाकर 20% हिस्सा बेचा जाएगा, जिसमें एसबीआई को 8,889 करोड़ रुपए मिलेंगे और बाकी बैंकों को 4,594 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी, जिसके जरिए 6.81% हिस्सा बेचा जाएगा। इन बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और उसके साथ साथ फेडरल बैंक, बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नाम शामिल हैं। फेडरल बैंक की ओर से आपको बता दें, ½ हिस्सेदारी 357 करोड़ रुपए में बेची जाएगी। यह सौदा 21 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर हुआ है और शुक्रवार की क्लोजिंग भाव से, जो कि 20 रुपये 5 पैसे था, 7.2% प्रीमियम पर यह सौदा होता हुआ दिखा है। सोमवार 12 मई को येस बैंक के शेयर में मजबूती थी और 13 मई को भी शेयर 2.5% से ज्यादा चढ़कर 20 रुपये 93 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 15 मई को खबर थी कि इस बैंक के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से जांच की जा रही है। एसएमबीसी डील से जुड़े हुए खुलासे यानी कि डिस्क्लोजर्स को लेकर ये जांच की जा रही है। डील को लेकर बैंक के 6 मई के जवाब पर सेबी की ओर से जांच की जा रही है। बैंक ने एसएमबीसी के साथ डील की खबर को क्यासबाजी यानी कि स्पेकुलेटिव और एकदम गलत बताया था और उसी की जांच अब सेबी की ओर से की जा रही है। 15 मई को इस खबर के बावजूद येस बैंक के शेयर में करीब 3.25% की बढ़त के साथ 21 रुपये 53 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। फ्यूजन फाइनेंस का शेयर इस हफ्ते फोकस में था क्योंकि उन्होंने घोषणा करी कि इनका राइट्स इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। राइट्स इशू बंद हुआ ओवर द वीकेंड, ये खबर थी और शेयरधारकों से इसको अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। 800 करोड़ रुपए के इस राइट्स इशू को 1.5 गुना ज्यादा बोलियां मिलती हुई दिखी हैं। इस रकम से कंपनी की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आपको बता दें, 15 अप्रैल को इनका राइट्स इशू लॉन्च हुआ था। 131 रुपये प्रति शेयर का राइट्स इशू का प्राइस तय किया गया था, जिसके जरिए 61.1 लाख शेयर इस कंपनी की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें संस्थागत निवेशक और प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी ली है। हनी रोज इन्वेस्टमेंट और उसके साथ साथ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स ने इस राइट्स इशू के जरिए कंपनी में निवेश किया है। 12 मई को फ्यूजन फाइनेंस का शेयर 8% से ज्यादा उछल गया था और 13 मई को भी 3% से ज्यादा की मजबूती लेकर 170 रुपये 30 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। वारंट जारी करने की खबर से इस हफ्ते सुवेन लाइफ साइंसेज का शेयर भागता हुआ नजर आया। दरअसल प्रेफरेंशियल आधार पर इस कंपनी की ओर से 6.4 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट जारी करने की खबर सामने आई, जिसमें प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स को 134 रुपये के भाव पर कन्वर्टेबल वारंट्स जारी किए जाएंगे। नॉन प्रमोटर्स में क्वांट म्यूचुअल फंड, तेजस त्रिवेदी के नाम शामिल है। इसके साथ साथ अबैकस और प्रशांत जैन को भी ये कन्वर्टेबल वारंट्स जारी किए जाएंगे, जिसके बाद 13 मई को सुवेन लाइफ के शेयर में 12% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 171 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। लॉक इन खुलने से इस हफ्ते 300 रुपये के भी नीचे फिसल गया स्विगी का शेयर। 13 मई को स्विगी के 189.75 यानी कि ऑलमोस्ट 190 करोड़ शेयरों का लॉक इन खुलता हुआ दिखा। नॉन प्रमोटर और प्री आईपीओ निवेशकों का 6 महीने का लॉक इन खुला, जिसके जरिए करीब 83% हिस्से के बराबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो गए। 13 नवंबर 2024 को इस कंपनी की सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग हुई थी और जब ये खबर आई, जब ये लॉक इन खुला, तो 13 मई को स्विगी के शेयर ने 297 रुपये का रिकॉर्ड निचला सर्च हुआ, लेकिन डे लो से अच्छी रिकवरी के साथ शेयर 3% की गिरावट के साथ 310 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इस हफ्ते पेटीएम में एंड ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। बीएसई पर इस कंपनी के 2.7 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील होती हुई दिखी। 4.1% इक्विटी का सौदा हुआ 837 रुपये के भाव पर, जिसमें चीन के एंड ग्रुप की ओर से 4% हिस्सा बिक्री की खबरें थी। मार्च 2025 तक आपको बता दें, एंड ग्रुप के पास इस कंपनी का 9.85% हिस्सा था। इससे पहले अगस्त 2023 में एंड ग्रुप ने अपना 10.3% हिस्सा इस कंपनी के जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, उनको बेचा था। 13 मई को जब ये ब्लॉक डील हुई तो उसके बाद
पेटीएम का शेयर 830 रुपये 55 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 1.25% नीचे 856 रुपये के दाम पर देखने को मिली। 13 मई की शाम को जारी ब्लॉक डील के आंकड़े बताते हैं कि एंटफिन नीदरलैंड्स ने 826 रुपये 4 पैसे के दाम पर करीब 1.25 करोड़ शेयर बेचे हैं और उसके साथ साथ एंटफिन नीदरलैंड्स होल्डिंग्स ने भी 823 रुपये 30 पैसे पर 1.25 करोड़ शेयरों के आसपास की बिकवाली करी है। इस ब्लॉक डील में गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर की ओर से खरीदारी की गई है। 37,35,000 शेयरों की खरीदारी 823 रुपये 10 पैसे के दाम पर की गई है गोल्डमैन सैक्स की ओर से। 14 मई को पेटीएम का शेयर 829 रुपये तक फिसल गया था, पर कारोबार का अंत करीब 0.25% नीचे 850 रुपये के स्तर पर हुआ। इस हफ्ते केफिन टेक के प्रमोटर ने भी ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेची है। 1045 रुपये के भाव पर करीब 2.25 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील होती हुई नजर आई, यानी कि 10% इक्विटी का सौदा हुआ, जिसकी वैल्यू 1800 करोड़ रुपए बताई गई है। जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड की ओर से 6% हिस्सा बिक्री की खबर थी। डील का साइज 6% से बढ़ाकर 10% किया गया, क्योंकि पिछले हफ्ते भी ऐसी खबर थी कि ये ब्लॉक डील हो सकती है, लेकिन हुई नहीं। इस हफ्ते जब ये ब्लॉक डील हुई तो उसका साइज 6% से बढ़ाकर 10% किया गया। मार्च 2025 तक आपको बता दें, जनरल अटलांटिक के पास इस कंपनी का करीब 32% हिस्सा था। 13 मई को केफिन टेक का शेयर 1040 रुपये तक फिसल गया था और कारोबार की क्लोजिंग करीब 6% नीचे 1052 रुपये 90 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। एथर इंडस्ट्रीज की प्रमोटर ने ओएफएस के जरिए इस हफ्ते अपनी हिस्सेदारी बेची है। आपको बता दें, इस कंपनी की जो प्रमोटर हैं पूर्णिमा देसाई, उनकी ओर से ओएफएस के जरिए 13 से 14 मई को हिस्सा बिक्री की गई है। ओएफएस के जरिए करीब 0.7% हिस्सा या यूं कहें 90 लाख शेयरों की पेशकश की गई थी। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 700 रुपये पर शेयर तय किया गया था, जो कि उस समय के करंट मार्केट प्राइस से 13.2% के डिस्काउंट पर था। 13 मई को संस्थागत निवेशकों के लिए खुला हिस्सा 3.25 गुना भरता हुआ दिखा और 13 मई को एथर इंडस्ट्रीज का शेयर 746 रुपये 65 पैसे तक लुढ़कने के बाद करीब 5.5% नीचे 763 रुपये पर जाकर बंद हुआ। 14 मई को रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस का हिस्सा खुला था और इसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। ये हिस्सा करीब 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 14 मई को एथर इंडस्ट्रीज का शेयर 735 रुपये तक गिरने के बाद करीब 2.5% नीचे 747 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इस हफ्ते प्रमोटर की ओर से हिस्सा खरीद की खबर से तान्ला प्लेटफॉर्म के शेयर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। दरअसल स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड की ओर से 470 रुपये 15 पैसे पर इस कंपनी के 16,31,000 शेयरों की बिक्री की खबर आई थी, जिसमें प्रमोटर दसारी उदय कुमार रेड्डी ने 1.38% हिस्सेदारी खरीदी है। 470 रुपये 15 पैसे के औसत भाव पर प्रमोटर की ओर से ये हिस्सेदारी खरीदी गई है और इसी के चलते शेयर में उत्साह देखने को मिला। 13 मई को तान्ला प्लेटफॉर्म का शेयर 573 रुपये तक उछल गया था और कारोबार की क्लोजिंग करीब 12% ऊपर 551 रुपये 60 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। इस हफ्ते छठे सेमीकंडक्टर प्लांट को कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है। दरअसल कैबिनेट ने HCL टेक के साथ फॉक्सकॉन की जो सेमीकंडक्टर जेवी है उसको मंजूरी दे दी है। जेवर में देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट बनने जा रहा है, जो कि इन दोनों कंपनियों की जेवी के रूप में बनाया जाएगा और सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए 3,706 करोड़ रुपए के खर्च को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई। 14 मई को जब ये खबर आई तो HCL टेक के शेयर में करीब 1.5% की बढ़त के साथ 1641 रुपये 30 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। एशियन पेंट्स में 17 साल पुराना निवेशक एग्जिट कर सकता है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई और ये निवेशक है RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 2008 से इस कंपनी में निवेशित है और अब वो इस कंपनी से बाहर होने की योजना बना रहे हैं। RIL के पास 800 रुपये के भाव पर इस कंपनी की 4.9% हिस्सेदारी मौजूद है, जिसकी वैल्यू 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। पेंट सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन के बीच इस हिस्सा बिक्री की खबरें निकल के सामने आई। 14 मई को एशियन पेंट्स के शेयर ने 2319 रुपये पर खुलते ही हाई बना लिया और कारोबार का अंत करीब 0.2% नीचे 2,286 रुपये के स्तर पर देखने को मिला। डीमर्जर लागू होने से इस हफ्ते रेमंड में एक बड़ा एडजस्टमेंट होता हुआ दिखा। 14 मई को रेमंड के रियल्टी कारोबार का डीमर्जर लागू होता हुआ दिखा। रियल एस्टेट कारोबार का रेमंड रियल्टी में डीमर्जर होता हुआ दिखा है और इसके चलते इस कंपनी के शेयरधारकों को अपने एक शेयर के बदले में रियल एस्टेट कारोबार का एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। 14 मई को जब यह एडजस्टमेंट हुआ तो रेमंड का शेयर 523 रुपये 10 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 65% नीचे 551 रुपये 20 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। ग्रीव्स कॉटन की सब्सिडरी कंपनी GEML के IPO को सेबी ने हरी झंडी दिखा दी है। इस कंपनी की IPO के लिए सेबी के पास जो अर्जी गई थी उसको मंजूरी मिल चुकी है और इस कंपनी का नाम है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी कि
GEML, जिसको IPO के लिए मंजूरी मिल गई है। दिसंबर 2024 में IPO के लिए सेबी के पास ये अर्जी दी गई थी। आपको बता दें, GEML की फ्रेश इशू के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वहीं OFS के जरिए 19 करोड़ तक शेयरों की बिक्री की जाएगी। 14 मई को ये अप्रूवल की खबर आई और उस समय ग्रीव्स कॉटन का शेयर 212 रुपए 31 पैसे तक उछल गया था। हालांकि कारोबार की क्लोजिंग करीब 3% ऊपर 208 रुपए 70 पैसे के स्तर पर हुई। JP एसोसिएट्स के लिए अब फाइनल बोलियां मंगवाई गई हैं। दरअसल इस कंपनी का जो IRP यानी कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उन्होंने 9 जून तक फाइनल बोलियां सबमिट करने के लिए कहा है। इस कंपनी को खरीदने के लिए अडानी, JSW, वेदांता ग्रुप समेत 26 उम्मीदवार कतार में है, जिसमें अदानी ग्रुप, JSPL, ओकट्री कैपिटल, वेल्सपन, डालमिया भारत, वेदांता ग्रुप, ओबरॉय रियल्टी, इन सब ने EOI यानी कि एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किए थे। इन 26 नामों में स्ट्रेटेजिक और उसके साथ साथ फाइनेंशियल दोनों तरह के खरीदार शामिल थे और अब इनको फाइनल बोलियां सबमिट करने के लिए कहा गया है। 12 मई को जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर में हुए कारोबार के मुताबिक 5% के निचले सर्किट पर 3 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 2 महीने बाद फिर से बड़ी राहत की मांग की है। दरअसल एजीआर बकाये पर राहत के लिए इस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश अर्जी दाखिल की है। 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत की मांग की और के लिए कंपनी ने अगले सोमवार 19 मई को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई यानी कि अर्जेंट हेयरिंग की भी मांग की है। 15 मई को दिल्ली NCR में 5G सेवाएं लॉन्च करने की भी खबर थी। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी कहा कि सभी अहम 17 इलाकों में ये कंपनी अगस्त तक 5G सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रही है। 15 मई को वोडाफोन आइडिया का शेयर 7 रुपये 27 पैसे तक उछल गया था और करीब 3.5% ऊपर 7 रुपये 22 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। इस हफ्ते वेंट इंडिया के प्रमोटर ने 38% डिस्काउंट पर अपना OFS लॉन्च किया। पेरेंट कंपनी वेंट ने 37.5% हिस्सा बिक्री के लिए OFS लॉन्च किया और इस OFS में 37.5% हिस्सा बिकना था, जिसमें 7.5% का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल था। इस OFS का फ्लोर प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग था। 6,500 रुपये प्रति शेयर ये फ्लोर प्राइस तय किया गया था, जिसका ऑफर साइज 487.5 करोड़ रुपए है। 38% के डिस्काउंट पर ये जो इशू प्राइस है वो तय किया गया था। 15 मई को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए हिस्सा खुला था, जो कि 436% सब्सक्राइब हुआ था। 15 मई को वेंट इंडिया के शेयर में 20% का निचला सर्किट लग गया था और कारोबार की क्लोजिंग करीब 17% नीचे 8,650 रुपए के स्तर पर देखने को मिली। 16 मई को रिटेल निवेशकों के लिए खुला हिस्से को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला और ये भी पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था। 16 मई को वेंट इंडिया के शेयर में 8,350 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग भी कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। दिग्गज FMCG कंपनी HUL का जो आइसक्रीम कारोबार है, उसके डीमर्जर के लिए ये कंपनी एक कदम और आगे बढ़ गई है। दरअसल आइसक्रीम कारोबार के डीमर्जर को स्टॉक एक्सचेंजेस से हरी झंडी मिल गई है। क्वालिटी वॉल्स इंडिया के नाम से इस कंपनी का आइसक्रीम कारोबार है, जिसके डीमर्जर को दोनों एक्सचेंजों ने हरी झंडी दिखा दी है। NSE BSE ने आइसक्रीम कारोबार के डीमर्जर पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई है, जिससे इस कंपनी का जो डीमर्जर प्रोसेस है उसका रास्ता एक कदम और आगे बढ़ गया है। 15 मई को HUL का शेयर 2,340 रुपये तक फिसलने के बाद हल्की बढ़त के साथ 2,355 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इस हफ्ते देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल में सिंगटेल ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। पहले तो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए सिंगटेल ने 1.5% हिस्सेदारी बेची है, जिसमें घरेलू और ग्लोबल संस्थागत निवेशकों को $1.54 अरब में हिस्सेदारी बेची गई है। साथ ही साथ ब्लॉक डील के जरिए 4.76 करोड़ शेयरों की भी बिक्री हो सकती है, ऐसी खबरें थी और इस ब्लॉक डील का ऑफर साइज $1 अरब यानी कि 8,500 करोड़ रुपए तय किया गया था। फ्लोर प्राइस 1,800 रुपये प्रति शेयर था, जो कि गुरुवार की क्लोजिंग से करीब 3.6% के डिस्काउंट पर था। आपको बता दें कि 2000 से ये कंपनी भारती एयरटेल में निवेशित है और 2022 में भारती एयरटेल की पेरेंट कंपनी भारती टेलीकॉम में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची थी। 12,895 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची गई थी और इसके साथ साथ भारती टेलीकॉम में 3.3% हिस्सा GQG पार्टनर्स को भी इनकी ओर से बेचा गया था और 0.8% हिस्सेदारी 5,850 करोड़ रुपए की रकम में बेची गई थी। 16 मई को भारती एयरटेल का शेयर 1,810 रुपये 10 पैसे तक फिसल गया था और कारोबार की समाप्ति भी कमजोरी के साथ ही देखने को मिली।
भारतीय एयरटेल के अलावा 16 मई को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट की ओर से हिस्सेदारी बेची गई है। सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट ने 4.2 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी बेची है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी। इस ब्लॉक डील के जरिए 1200 करोड़ रुपए की बिक्री संभव है, जिसका फ्लोर प्राइस 288 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। 16 मई को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर में 287 रुपए 50 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली और कारोबार का अंत भी करीब 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ही हुआ। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म एटर्नल ने एक बड़ा लीज एग्रीमेंट साइन किया है। दरअसल इस कंपनी ने अंधेरी में आर स्क्वायर में ऑफिस स्पेस किराए पर लिए हैं। हाई स्टाइल रिटेल से 84,157 स्क्वायर फीट के 6 ऑफिस यूनिट इस कंपनी की ओर से लीज पर लिए गए हैं। 1.34 करोड़ के मासिक किराए पर ये लीज एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके मुताबिक 1 मई से ये शुरुआत हो जाएगी और 5 साल के लिए ये लीज एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसका पूरा किराया 95 करोड़ रुपए बताया गया है। लीज एग्रीमेंट में 3 साल के बाद किराए में 15% वृद्धि का भी प्रावधान रखा गया है। 16 मई को एटर्नल के शेयर में 246 रुपए 40 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और कारोबार का अंत भी मजबूती के साथ ही हुआ। पेंट सेक्टर की कंपनी एक्जोनोबल इंडिया को जेएसडब्ल्यू पेंट्स खरीद सकती है। दरअसल इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में जेएसडब्ल्यू पेंट्स सबसे आगे नजर आ रही है। इकलौती प्रतिस्पर्धी बोली से इस कंपनी ने ज़्यादा रकम अदा की है, ज़्यादा रकम ऑफर की है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई थी। ये प्रतिस्पर्धी बोली एडवेंट इंटरनेशनल और इंडिगो पेंट्स की कंसोर्शियम की ओर से दी गई है। अगर ये डील पूरी हो जाती है तो उसके बाद 26% हिस्से के लिए एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा। आपको बता दें कि एक्जोनोबल इंडिया 250 मिलियन लीटर क्षमता के साथ कंपनी का 7% मार्केट शेयर कमांड करती है। बोली सफल हुई यानी कि ये डील हुई तो जेएसडब्ल्यू पेंट्स पेंट सेक्टर में चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। 16 मई को एक्जोनोबल इंडिया के शेयर में 3,650 रुपए तक का हाई देखने को मिला और कारोबार की क्लोजिंग भी अच्छी खासी मजबूती के साथ ही हुई। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि इंडसइंड बैंक से जुड़ी हुई है। इंडसइंड बैंक के लिए बुरी खबरों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 खबरें थी इस हफ्ते और दोनों ही बुरी थी। पहली ये कि मूडीज ने इस कंपनी का, इस बैंक का जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसे BA1 से डाउनग्रेड कर BA2 कर दिया है। 3 रीजन इसके पीछे बताए गए। पहला, कमजोर इंटरनल कंट्रोल, दूसरा अकाउंटिंग गड़बड़ियां और तीसरा बिना सक्सेशन प्लान के बड़े अधिकारियों के इस्तीफे। ये 3 कारण हैं जिस वजह से इसका डाउनग्रेड किया गया। 12 मई को करीब 0.25% की गिरावट के बाद 13 मई को भी इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 2.5% नीचे 770 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 16 मई को खबर थी कि बैंक की नई अकाउंटिंग गड़बड़ियों की जांच वाली रिपोर्ट पर सफाई जारी की गई है। नई अकाउंटिंग गड़बड़ियों पर आंतरिक ऑडिट जांच की थी रिपोर्ट। बैंक के अन्य एसेट अकाउंट्स में कुल 595 करोड़ रुपए की अप्रमाणित शेष राशि मौजूद है, ऐसा बैंक के आंतरिक ऑडिट विभाग यानी कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की ओर से रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट का असर नेगेटिव साइड पर देखने को मिला और 16 मई को इंडसइंड बैंक का शेयर 750 रुपए तक फिसल गया था और क्लोजिंग भी गिरावट के साथ ही देखने को मिली। इस हफ्ते आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से जी एंटरटेनमेंट को बड़ी राहत मिली, जिसके बाद शेयर में एक्शन भी बनता हुआ दिखा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का इस कंपनी के हक में फैसला आता हुआ दिखा है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने AB फाइनेंस यानी कि आदित्य बिरला फाइनेंस के सभी दावों को खारिज कर दिया है। ये मामला सिटी नेटवर्क के लोन मामले से जुड़ा है, जिसमें 134 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था और कंपनी की ओर से जारी LOC यानी कि लेटर ऑफ कंफर्ट लागू करने की AB फाइनेंस की ओर से मांग की गई थी। AB फाइनेंस का ऐसा कहना था या उनका दावा था कि LOC कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में दी गई थी और उसको कॉर्पोरेट गारंटी ही माना जाना चाहिए और इसके तहत ये कंपनी के ऊपर लागू होनी चाहिए, लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 13 मई को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 123 रुपये 61 पैसे के डे हाई के करीब 5% ऊपर 123 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। जेंसोल इंजीनियरिंग में अब अपर सर्किट लगने लगे हैं, बावजूद इसके कि खराब खबरों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहली खबर ये थी कि अनमोल सिंह जग्गी ने MD के पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरे प्रमोटर पुनीत सिंह जग्गी का होल टाइम डायरेक्टर के पद से इस्तीफा आ गया। 12 मई से इन दोनों का इस्तीफा लागू भी हो गया और 13 मई को जेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर कई दिनों से लोअर सर्किट के बाद पहली बार 5% के अपर सर्किट पर 56 रुपये 64 पैसे पर जाकर बंद हुआ। 15 मई को खबर थी कि इरिडा ने इस कंपनी के खिलाफ NCLT का दरवाजा खटखटाया है। इरिडा ने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCLT में अर्जी दाखिल की है। 510 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट के चलते ये अर्जी दाखिल की गई है। आपको बता दें कि FY22 से FY24 के दौरान इरिडा
और पीएफसी दोनों ने मिलकर 978 करोड़ रुपए का इस कंपनी को लोन दिया था, जिसमें से 663 करोड़ रुपए ईवी खरीदने के लिए लिए गए थे। लेकिन सेबी की ओर से की गई जांच में पता चला कि 6,400 करोड़ में से सिर्फ 4,704 करोड़ की ही ईवीज खरीदी गई हैं और ब्लू स्मार्ट को लीज करने के लिए कंपनी की ओर से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर ईवीज खरीदी गई थी। लेकिन इन फंड्स का बड़ा हिस्सा जो कि 207 करोड़ रुपए है उनको कहीं और ट्रांसफर किया गया, यानी कि डाइवर्ट कर दिया गया था। 15 मई को इरडा का शेयर करीब ½ % गिरकर 166 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ, जबकि जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के लिए टीजीपीसीबी से इस हफ्ते एक बुरी खबर आती हुई दिखी है। तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि टीजीपीसीबी से क्लोजर ऑर्डर इस कंपनी को मिलता हुआ दिखा और इनकी हैदराबाद की इकाई है जिसको बंद करने के लिए टीजीपीसीबी की ओर से इस हफ्ते ऑर्डर आता हुआ दिखा। दरअसल 29 अप्रैल को इनकी इस इकाई में आग लग गई थी और धमाका हुआ था, जिसके चलते ये ऑर्डर पारित किया गया है और इस हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और 6 लोग घायल भी होते हुए नजर आए थे। हालांकि कंपनी का कहना है कि कामकाज को दोबारा शुरू करने के लिए उनकी टीजीपीसीबी के साथ बातचीत जारी है। 13 मई को प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स का शेयर इस खबर के चलते 425 रुपये तक फिसल गया था, पर कारोबार की क्लोजिंग 1% की मजबूती के साथ यानी कि रिकवरी के साथ 456 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। मिड कैप आईटी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स के एक बड़े ग्राहक को लेकर इस हफ्ते दिक्कतें पैदा हो गई। दरअसल यूएस के एक बड़े ग्राहक के कारोबार को लेकर चिंताएं पैदा हुई, जिसका नाम है यूनाइटेड हेल्थ, जिसके सीईओ को अचानक ही बदल दिया गया। इसके अलावा खबर ये भी थी कि यूनाइटेड हेल्थ ने अपना गाइडेंस हटाने का फैसला लिया है और तीसरी खबर ये थी मिस सेलिंग के मामले में इस कंपनी के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही है। ये खबर WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से निकल के सामने आई। ये खबर आई तो परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर में नर्वसनेस देखने को मिली। शेयर में 5,798 रुपये 50 पैसे तक का उछाल देखने को मिला था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 2% नीचे 5,646 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट में, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ जो कि जेप्टो से जुड़ी हुई है। जेप्टो को बड़ी फंडिंग मिलने की खबरें इस हफ्ते निकल के सामने आई, जिसमें मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने $10 करोड़ का निवेश किया है, ऐसी खबर आई। मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने दोनों ने $5-5 करोड़ का निवेश किया है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकल के सामने आई। कंपनी की सेकेंडरी सेल के जरिए $25 करोड़ जुटाने की योजना है, जिसमें एडलवाइस और हीरो फिनकॉर्प भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस राउंड से मिली रकम का इस्तेमाल मौजूदा विदेशी निवेशकों से शेयर खरीद पर किया जाएगा, जिसमें जनरल कैटलिस्ट, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स शामिल हैं, स्टेपस्टोन ग्रुप, गुड वाटर कैपिटल के नाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ वाई कॉम्बिनेटर, ग्लेड ब्रुक कैपिटल और कुछ और भी अन्य विदेशी निवेशक हैं जो कि इसमें निवेशित हैं, जिनके शेयरों की खरीद पर इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और बिजनेस जगत की हर बड़ी खबर के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस की ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।